नमस्कार, जय सिया राम, प्रणाम। आज के वीडियो में हम एक बार फिर लेकर आए हैं भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था। इसके अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे राज्य की। राज्य जिसे सामान्यतः हम देश कहते हैं, उस देश के लिए क्या चीज़ें होनी आवश्यक है, क्या क्या उसमें सिद्धांत होते हैं, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। शुरू करते हैं। राज्य राज्य सामान्यतः जिसे हम देश कहते हैं, राज्य कहलाता है। राज्य के लिए निम्न 4 चीज़ें होना आवश्यक है। सबसे पहले भूभाग। तो एक राज्य के लिए एक भूभाग, एक क्षेत्रफल की आवश्यकता होती है। उसके बाद दूसरे नंबर पर है जनसंख्या। तो कोई राज्य है तो उसके लिए जनसंख्या होना परमावश्यक है। उसके बाद है सरकार। उस राज्य के ऊपर शासन करने के लिए सरकार की आवश्यकता होती है। और संप्रभुता, उस राज्य का अपना अधिकार क्षेत्र, अपना कानून, अपना संविधान उस राज्य के अंतर्गत। तो ये 4 चीज़ें किसी राज्य के लिए होना अत्यंत आवश्यक है, तभी वह राज्य संपूर्ण राज्य कहलाता है। कौटिल्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में राज्य के लिए सप्तांग सिद्धांत दिया है। कौटिल्य ने सप्तांग सिद्धांत दिया है। इसके अनुसार राज्य के लिए 7 चीज़ों का होना आवश्यक है। कौटिल्य के अनुसार राज्य के पास भूभाग होना चाहिए, क्षेत्रफल होना चाहिए, दुर्ग मतलब किले होना चाहिए राज्य की रक्षा के लिए, और राजा, राज्य में शासन करने के लिए राजा होना चाहिए। राजा के पास सेना बल होना चाहिए और राजकोष होना चाहिए। अमात्य मतलब मंत्री वगैरह, मंत्री जो गण होते हैं वो होना चाहिए। और मित्र जो कि दूसरे देश है, जो मित्र देश है वो होना चाहिए। तो कौटिल्य ने 7 जो सिद्धांत दिए थे किसी भी राज्य के लिए, भूभाग, दुर्ग, राजा, सेना, राजकोष, अमात्य और मित्र, ये 7 अंग होना जरूरी है। इसी का कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत कहते हैं। इसके बाद ब्रिटेन में संसदीय सर्वोच्चता है, क्योंकि वहाँ कार्यपालिका व न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं है। वहाँ पर संसद की सर्वोच्चता मानी जाती है। वहाँ पर लिखित संविधान नहीं है तथा न्यायिक पुनरावलोकन का कोई प्रावधान नहीं है। वहाँ पर पार्लियामेंट है, हाउस ऑफ कॉमन कार्यपालिका, हाउस ऑफ लॉर्ड्स न्यायपालिका। उस तरह वहाँ का जो ब्रिटेन में विभाजन किया गया है। अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है, अतः वहाँ पर स्पष्ट शक्ति पृथक्करण है। वहाँ पर विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका सब अलग अलग है। मंत्री विधायिका का सदस्य नहीं रह सकता। अमेरिका में दोहरी विधायिका या दोहरी कार्यपालिका और दोहरी नागरिकता है। अमेरिकी लोगों के पास एक देश की नागरिकता और एक अपने राज्य की नागरिकता, दो दो नागरिकता लोगों के पास है। जैसे राजस्थान का निवासी है तो उसके पास राजस्थान की नागरिकता, और भारत उस देश में है तो भारत की भी नागरिकता है। तो 2 नागरिकता अमेरिका में इस तरह की है, लेकिन भारत में है एकल नागरिकता है। हम सब भारतीय हैं, यही हमारा जो वजूद है। उसके बाद है भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है, इसलिए यहाँ स्पष्ट शक्ति पृथक्करण नहीं है, शक्तियों का पृथक्करण नहीं किया गया है। यहाँ कार्यपालिका और विधायिका से पृथक नहीं है, कार्यपालिका विधायिका का एक भाग है। मंत्री को विधायिका का भी सदस्य बनना पड़ता है। यहाँ पर जो विधायिका है, कार्यपालिका उसके अंतर्गत आती है। न्यायपालिका पृथक है। भारत में दोहरी विधायिका है, क्योंकि केंद्र व राज्य की अलग अलग विधायिका है। राज्य की विधायिका केंद्र की विधायिका के अधीन नहीं है। भारत में दोहरी कार्यपालिका है और एकल न्यायपालिका है। कार्यपालिका दोहरी है भारत की, और राज्य की न्यायपालिका एकल है। संपूर्ण भारत में न्यायालय व्यवस्था एक जैसी है। उसके बाद है ब्रिटेन में भी संसदीय शासन व्यवस्था है, अतः वहाँ स्पष्ट शक्ति पृथक्करण नहीं है। वहाँ कार्यपालिका व न्यायपालिका दोनों विधायिका के भाग है। वहाँ पर दोनों ये विधायिका के भाग हैं। इसके बाद आता है राजतंत्र। राजतंत्र में राजा सर्वेसर्वा होता है।
वही देश का कानून संचालन बनाता और लागू करता है। उसके अंतर्गत विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों उसी के अंतर्गत होती है। राजतंत्र में शासन की तीनों शक्तियाँ राजा में केंद्रीकृत होती है, इसलिए प्राय राजा केंद्रीकृत हो सकता है। फ्रांसीसी विचारक मोंटेस्क्यू ने शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत दिया। इसके अनुसार यदि शासन की तीनों शक्तियाँ विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को पृथक किया जाए तो यह एक दूसरे को प्रति संतुलित करेगी तथा कल्याणकारी राज्य की स्थापना होती है। इसमें निरंकुशता स्थापित नहीं हो सकती। यदि लोकतंत्र शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित होता है, इसीलिए इसे लोकतंत्र के 3 स्तंभ कहते हैं। लोकतंत्र के 3 स्तंभ हैं विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका के अंतर्गत संसद और राज्य विधानमंडल आते हैं। कार्यपालिका में स्थायी नौकरशाही और अस्थायी मंत्रिपरिषद होती है। न्यायपालिका के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय आते हैं। उसके बाद राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत। राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई? प्राचीन काल और मध्यकाल में राज्य की उत्पत्ति के लिए राजत्व का देवीय सिद्धांत लोकप्रिय था, जिसके अनुसार राजा ईश्वर के प्रतिनिधि हैं। लेकिन आधुनिक काल में राज्य की उत्पत्ति के लिए सामाजिक समझौतों का सिद्धांत लोकप्रिय है। इसके अंतर्गत समस्त लोगों ने राज्य के प्रमुखों को अपने कुछ अधिकार सौंपे, तो कुछ दूसरी तरफ राजा ने अपने लोगों को सुरक्षा की गारंटी दी। यह सामाजिक समझौते का सिद्धांत है। इस सिद्धांत का समर्थन रूसो, लॉक और हॉब्स ने किया है। यह एक सबसे लोकप्रिय सिद्धांत है, सामाजिक समझौते का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार लोगों ने अपनी जो सुरक्षा की जिम्मेदारी और अपने अधिकारों को राजा को सौंपा, और जो राजा है उसने अपने नागरिकों को सुरक्षा की गारंटी दी। तो यह सामाजिक समझौतों का सिद्धांत है, यह लोकतंत्र का सिद्धांत है, और इसी के अनुसार सरकारें बनती है और राज्य का शासन चलता है। तो आज के वीडियो में राज्य से संबंधित इतना ही। अब हम आगे टॉपिक के अनुसार अध्ययन करेंगे, और आप हमारे वीडियो लगातार देखते रहें ताकि आपको क्रम से जो संविधान का, राज्य व्यवस्था का ज्ञान हो। धन्यवाद।